पार्ट ए क्वेश्चन वन, नो वर्क इज़ डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ़। तो बच्चों इसमें हमें मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे पहला ऑप्शन है फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। तो एज़ वी ऑल नो कि अगर फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगी तो हमारा एंगल जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स होगा उसके बीच में एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, और वर्क डन एफ डॉट डी एस आएगा उस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हमारा वर्क डन ज़ीरो आ जाएगा। राइट, तो ये ठीक है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, द फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट जो नेट फोर्स होगी वो तो हमेशा ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होती है। नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हम अगर बात करेंगे नेट फोर्स की तो एक्सेलरेशन की तो डायरेक्शन में ही होगी, और फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन हो तो उससे हम वर्क के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो वो ए ऑप्शन में वेलोसिटी वाले पॉइंट से क्लियर है। सी, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ये हमारा वही वाला केस हो गया जैसे कि मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जो दीवार से लगा हुआ है। तो अगर उसके पॉइंट पी पे इधर वाले एंड पे एक फोर्स देते हैं एफ, तो व्हाट वी एक्सपीरियंस कि अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दिस फोर्स दिस पॉइंट मूव्स। राइट, और इस केस में वर्क होता है, फोर्स द्वारा कुछ ना कुछ वर्क आएगा। लेट्स से कि अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट आपने करा तो इस फोर्स द्वारा कुछ ना कुछ वर्क आएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसमें वर्क आएगा। डी ऑप्शन, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फिक्स है, क्योंकि हम जब वर्क डिफाइन करते हैं ना, तो वर्क में हमारा जो एफ डॉट डी एस होता है उसमें जो डी एस होता है इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपना फिक्स है तो उस केस में कोई वर्क नहीं होता। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारा मूव करता है तो उस केस में वर्क भी होता है। तो डी वाला केस अपना ठीक आ जाएगा। तो इसमें ए और डी आंसर बन जाएगा बच्चों। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में हमें बोला टू कांस्टेंट फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg, एंड वी हैव बीन गिवन कि ये जो फोर्सेस हैं ये बॉडी को डिस्प्लेस कर देती हैं पॉइंट P से पॉइंट Q इन 2 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फोर्स 1 इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन एंड इज़ एक्टिंग अलॉन्ग वेक्टर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। द पोजिशंस आर इन मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F1। F1 का वर्क निकालना है तो पहले हम F1 का वेक्टर फॉर्म में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F1 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ F इंटू एफ कैप, मॉड ऑफ F इंटू एफ कैप। तो मॉड ऑफ F तो हमें 9 न्यूटन दे ही दिया। एफ कैप को हम लिख सकते हैं कि हमारी जो F1 है वो इस वेक्टर के अलॉन्ग लग रही है, तो ये वो वेक्टर है जिसके अलॉन्ग हमारी फोर्स लग रही है। राइट, तो जो इस वेक्टर के लिए, इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूँ, जो इस वेक्टर का 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का ए कैप होगा, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स वेक्टर उसी के पैरेलल है। फोर्स वेक्टर और ए वेक्टर क्योंकि आपस में पैरेलल हैं, तो उनके जो कैप वाली क्वांटिटीज़ हैं एफ कैप और ए कैप वो सेम होंगी। तो हम ए कैप तो निकाल ही लेंगे, ए कैप अपना आ जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, इससे निकाल लेंगे अपन, यही हमारा एफ कैप हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ गया। डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है कि पॉइंट पी से अगर क्यू हो रही है तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 के कैप करके ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ये हमारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क आएगा, वर्क इज़ एफ डॉट डी एस। तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 12 जूल। राइट, दैट इज आंसर। क्वेश्चन थ्री,
इन द प्रीवियस क्वेश्चन वर्क डन बाय द फोर्स F2 इज, जो दूसरी फोर्स है F2 उसके द्वारा वर्क कितना हो रहा है ये पूछ रहा है अपने से, राइट। दो फोर्सेस लग रही है ना सवाल में, तो F2 द्वारा वर्क कितना हो रहा है ये पूछ रहा है अपने से। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ से यहाँ बॉडी जा रहा है उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा √42 मीटर्स। फिर हम ये निकालते हैं कि इतनी डिस्प्लेसमेंट में ये पार्टिकल जो है वो कितनी एक्सेलरेशन से मूव करा होगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दिस कम्स आउट टू बी √42/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इतनी एक्सेलरेशन से मूव करा पार्टिकल, इतनी डिस्प्लेसमेंट के लिए मूव करा। फिर हम ये निकाल लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी बनी होगी, इस डिस्प्लेसमेंट के बाद, इतना चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी बनी होगी, राइट। वो आप थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v² - u² बराबर 2as, वो अपनी √42 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वहाँ से। तो अब हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम इस पूरे इंटरवल में वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से अपनी आ जाती है 168 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपनी 0 ही है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो उसमें F1 लग रहा है और F2 लग रहा है, F1 का वर्क आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट करके F2 का वर्क डन हमारा 180 जूल आ जाता है। क्वेश्चन 4, a force F equal to K into yi cap plus xj cap, where K is a positive constant x on a particle moving in the xy plane. Starting from the point 3,5, the particle is taken along the straight line to 5,7. 3,5 वाले पॉइंट से 5,7 वाला जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में हम पार्टिकल को वहाँ से वहाँ लेके गए हैं 1 से 2, राइट। तो वर्क डन पूछ रहा है इस फोर्स का जिसका हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स में हम वर्क डन निकालेंगे इंटीग्रेशन से। वेरिएबल फोर्स के केस में हम वर्क डन F.ds से निकालते हैं जी, राइट। तो हम स्टैंडर्ड तरीका अपना यूज़ करते हैं। ds वेक्टर जो है अपना इट विल बी dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, और इसको हम पुट कर देते हैं F.ds में। F की वैल्यू हमें दे रखी है .ds, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसमें, तो k तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, y टाइम्स dx पहली टर्म, x टाइम्स dy दूसरी टर्म, और z वाली टर्म है ही नहीं तो वो 0 हो गया। तो ये चीज़ थोड़ा स्टेप देखने वाला है कि ये जो है हमारे पास बच्चों, ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा पूरी टर्म का, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा xy, इसका इंटीग्रेशन आएगा xy। तो आप इसको ऐसे समझो कि इसका इंटीग्रेशन xy कैसे आ गया। आप ऐसे सोचो कि अगर मैं xy का डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं xy का डिफरेंशिएशन करूं तो इट विल बी x dy प्लस y dx। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ही आना चाहिए, राइट। इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो मुझे पता है कि यार इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाली चीज़ बनेगी तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, राइट। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि भाई जो हमारा एक्सप्रेशन है इसके इंटीग्रेशन का दैट विल बी k टाइम्स xy, और इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे। जैसे इनिशियली हमारा x कोऑर्डिनेट कितना और y कोऑर्डिनेट कितना है वो देख लो, फाइनल कितना है वो देख लो, तो वैल्यू पुट कर दो। फाइनल डाटा है x कोऑर्डिनेट 7 और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 7 और 5, और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 3, तो ये सॉल्व करके 20k बन जाता है कांस्टेंट की टर्म में। तो सी आंसर आ जाएगा अपना। क्वेश्चन 5, a block of mass 2 kg is released from rest on a rough surface as shown in the figure. Find the work done on the block by force of gravity, force of friction when the block is displaced downwards by 2 meters. नीचे की तरफ 2 मीटर आ रहा है ब्लॉक, तो वर्क डन हमें बताना है इन फोर्सेस का क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा वो देखते हैं, वो अपना μ mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है जी।
फ्रिक्शन कितना लग रहा है तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल की वैल्यू इंक्लाइन पे एम जी कॉस थीटा होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू इंटू एन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसमें हमने एन की वैल्यू डाल दी, तो सॉल्व करके 5 न्यूटन आ जाता है जी। अब 2 मीटर नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है ब्लॉक, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस एफ एस, क्योंकि फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लग रही होगी, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही होगी, तो नेगेटिव वर्क आएगा, उसमें वैल्यू डाल के ये -10 जूल आ जाता है, राइट। फिर इसने पूछा है ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा। अब ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है, देखो ग्रेविटी के फोर्स अगर आप देखोगे ना तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे ग्रेविटी के फोर्स के। अगर आप mg बनाओगे तो mg को हम जनरली इंक्लाइन में 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते होते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो mg cos थीटा तो कोई वर्क नहीं करता, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग द इंक्लाइन है और mg cos थीटा इस तरह से परपेंडिकुलरली लग रहा है 90 डिग्री एंगल होने की वजह से mg cos थीटा का वर्क डन 0 आएगा, तो इसका वर्क नहीं आएगा, सिर्फ इसी का वर्क आएगा, राइट। तो इसका वर्क लगा देते हैं जी, इतनी फोर्स लग रही है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल 0 है तो पॉजिटिव वर्क आएगा। तो हम डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में हमने वैल्यू डाली, यहाँ से सॉल्व करके हमारा आंसर 20√3 आता है। √3 का वैल्यू डाल के 34.6 हमारा फाइनल आंसर बनेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी सी ऑप्शन, इसमें दोनों वर्क हमारे मैच कर जाएंगे। Question 6. A block of mass m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. If the block travels with uniform velocity and has a displacement d and coefficient of friction mu, find work done by applied force. ठीक है, तो हमारा जो F फोर्स है वो एंगल पे लग रहा है, एंगल थीटा है, और वर्क डन बाय दिस फोर्स हमें बताना है। इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट d हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा होगा, राइट। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ब्लॉक का, तो मैंने इस फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, और इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो ये फोर्स के दोनों कंपोनेंट आ गए, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, नॉर्मल आ गया जो कि वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, और वेट आ गया जो कि एम जी डाउनवर्ड लगेगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करें तो हमारा नॉर्मल का वैल्यू आएगा n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो n इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, राइट। पहले तो ये समझना है कि इसमें नॉर्मल एम जी नहीं बनेगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा बनेगा। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो मुझे समझ आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर जैसे एफ कॉस थीटा लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो इस पर एफ नेट का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसकी 0 आएगी, तो नेट फोर्स इस पर हर डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हम नेट फोर्स को 0 कर देते हैं जी। एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एफ, वेयर एफ इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, एन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको पुट करके हम एफ का वैल्यू निकाल लेंगे कि ये जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू क्या रही होगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कुछ यहाँ से सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब हमें इसके वर्क की बात करनी है, अप्लाइड फोर्स के वर्क की बात करनी है, राइट। तो अप्लाइड फोर्स जो लग रही है एफ, वो किसी एंगल पे लग रही है, ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन विल बी एफ एस कॉस थीटा। एफ अपन निकाल चुके हैं, एस इसने दे दिया डी के बराबर, और एक कॉस थीटा वाली टर्म भी बनेगी साथ, राइट। तो वैसे वैल्यू पुट कर दो, एफ की वैल्यू ये रही, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डी, कॉस थीटा एज इट इज़, दिस शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय फोर्स एफ। Question 7. A box weighing 2000 Newton is to be slowly slid through 20 meter on a straight track having coefficient of friction 0.2 with the box. Find the work done by the person pulling the box with a chain at an angle theta with the horizontal.
फाइंड द वर्क डन व्हेन द पर्सन हैज़ चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा विच इंश्योर्स हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, तो पहले तो हमें वर्क डन ही निकालना है बाय जो फोर्स पर्सन दे रहा है। अगर एंगल थीटा पे फोर्स लग रही है तो वर्क डन क्या आएगा उसका, राइट। तो हम ऑलरेडी वैसे तो इसका एक्सप्रेशन पिछले वाले एग्जांपल में निकाल चुके हैं, बट ठीक है, अगर हम सॉल्व करें कि क्या वर्क डन बनना चाहिए, तो इस ब्लॉक पे एफ फोर्स लग रही है एंगल थीटा पे, तो यहाँ पे जो फोर्स के अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा बनेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ जाएगी। एफ नेट मैंने ज़ीरो करा वाई डायरेक्शन में, वहाँ से बनाइए। ओके, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी, म्यू की वैल्यू 0.2 और एन की वैल्यू ये रही, ठीक है। और क्योंकि ये हमें बोला जा रहा है कि स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रहा है ब्लॉक, राइट, स्लोली स्लिड कर रहे हैं। स्लोली स्लिड का मतलब हम ये मान के चले हैं कि ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इस पे एफ नेट जीरो है। इट इज़ बीइंग मूव्ड वेरी स्लोली, द वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, द एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, द एफ नेट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि इस पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा लग रहा होगा, वो जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा उसके इक्वेट कर रहा होगा, राइट। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ से हमने एफ का एक्सप्रेशन निकाल लिया कि ये फोर्स लग रही है जी। अब हमें इस फोर्स का वर्क निकालना है, तो हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस कॉस थीटा का यूज़ किया। तो एफ़ की वैल्यू है, एस अपने को सवाल में दे रखा है, इंटू कॉस थीटा। तो ये एफ़ की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वर्क डन का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है 8000 इंटू 1 प्लस 0.2 tan थीटा। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आया जी बाय द फोर्स, राइट। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दो, बस ये 0.2 को सॉल्व कर लो थोड़ा, तो ये 40,000 बटा 5 प्लस tan थीटा, कुछ ऐसा वर्क डन आ जाता है, राइट। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया कि इस फोर्स का वर्क डन ये आएगा। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि भाई वो एंगल थीटा बताओ जिसमें मिनिमम फोर्स लग रही हो। फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज़ चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा विच इंश्योर्स इन द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कम से कम फोर्स लग रही हो, वो एंगल थीटा बताओ, और उस केस में वर्क डन बताओ क्या आएगा, राइट। तो ठीक है, पहले हम वो एंगल निकालते हैं जी, क्या आएगा। तो हमें पता है कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो ये था, फोर्स का मिनिमम वैल्यू लग रहा हो तो एंगल थीटा की क्या वैल्यू होगी, डी एफ बाई डी थीटा इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे हमें थीटा की वो वैल्यू मिलेगी जिस पे जो फोर्स है अपना वो मिनिमम होगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे डी एफ बाई डी थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर आ जाती है, यानी 0.2 के बराबर आ जाती है। इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के हिसाब से, तो tan थीटा की वैल्यू 0.2 के बराबर आ जाती है जी, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि फोर्स की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब tan ऑफ थीटा एंगल इज इक्वल टू 0.2। तो बस कुछ नहीं करना, अब इस केस में हमें वर्क बताना था, तो tan थीटा इक्वल टू 0.2 हम वर्क वाले एक्सप्रेशन में यूज़ कर लेते हैं। इसी पर्टिकुलर केस का वर्क डन क्या आएगा वो हमारा आ जाएगा, tan थीटा 0.2 पुट करोगे तो दिस विल बी 40,000 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0.2 5.2, सॉल्व करके ये 7,692 जूल बन जाता है जी। ये अपना आंसर हो जाएगा।